जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संत रविदास जी के बारे में पढ़ा था, उनका दर्शन शास्त्र देखा था। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। सो लेट्स स्टार्ट। रविंद्रनाथ टैगोर, the great poet, philosopher, and noble literate, developed a philosophy that combined humanism, universalism, spirituality, and education. देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये एक महान कवि थे। इसके अलावा दार्शनिक भी थे ये, और नोबल पुरस्कार विजेता भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो एक तो ये महान कवि थे, दूसरा दार्शनिक भी थे, और तीसरा ये नोबल पुरस्कार विजेता थे। इनका जो दर्शन था, इनकी जो फिलॉसफी थी, वो कई चीजों को कंबाइंड करके थी। मतलब उन्होंने जो अपना दर्शन शास्त्र बनाया था वो किन किन चीजों पर आधारित था। तो एक पहला था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब है हिंदी में मानवतावाद। ठीक। इसके अलावा यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता। यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और एजुकेशन, शिक्षा। तो इनका जो दर्शन शास्त्र था वो चार चीजों पर आधारित था। एक तो मानवतावाद, दूसरा सार्वभौमिकता, तीसरा आध्यात्मिकता, और चौथा है शिक्षा। इन चारों चीजों पर आधारित था। His thought was deeply rooted in Indian tradition yet open to global influences. देखिए, वे भारतीय परंपरा की अगर हम बात करें तो उनमें गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन साथ ही विश्व के विचारों के प्रति खुले भी थे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ऐसा था कि इनका जो भारतीय परंपराएं थी उसमें तो वो गहरे तौर पर जुड़े ही हुए थे, लेकिन जो बाहरी के विचार थे, विश्व के जो विचार थे, उसके प्रति भी ये खुले थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इन्हें विश्व में अगर कोई चीज, वेस्टर्न की कोई चीज अगर अच्छी है तो उनको इसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक। लेकिन भारतीय परंपरा में गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन बाहरी अगर विश्व के विचारों के प्रति भी खुले मन के थे। Tagore's philosophy is expressed through his poems, essays, songs and his educational experiments at शांति निकेतन। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो दर्शन थे, ठीक है, उनकी कविताएं बनाई गई, निबंध लिखे गए, गीत लिखे गए, और शांति निकेतन के शैक्षिक प्रयोगों में प्रकट होता है। मतलब एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स जो थे शांति निकेतन में, उसमें, इसके अलावा पोएम्स, ऐसे, सॉन्ग्स, इन सभी चीजों में प्रदर्शित होती है रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी। मतलब इनका जो दर्शन है, ठीक है, वो उनकी कविताओं में, उनके जो निबंध लिखते थे वो, उनके जो गीत लिखते थे वो, और शांति निकेतन के शैक्षणिक प्रयोगों में प्रकट होता है उनका दर्शन, फिलॉसफी। At the center of Tagore's philosophy was the belief in the oneness of humanity and God. देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन का जो केंद्र था वो एक तो मानव और ईश्वर की एकता में विश्वास था। ठीक। मतलब कि जो टैगोर जी का जो दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो था मानव और ईश्वर की एकता में विश्वास था। He saw the divine not as a distant power but as a presence within all beings and nature. उनके अनुसार ईश्वर, अगर हम बात करें, तो कोई दूरस्थ शक्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक जीवन और प्रकृति में विद्यमान है। मतलब उन्होंने बताया कि जो ईश्वर थे ये कोई डिस्टेंट पावर नहीं है, मतलब कोई दूरस्थ शक्ति नहीं थी, बल्कि प्रत्येक जीवन, ठीक है, और प्रकृति में विद्यमान थे। मतलब हमारे जीवन में और जो हमारे आसपास जो प्रकृति है, ठीक है, उसमें विद्यमान थे ईश्वर। मतलब ये कोई दूरस्थ शक्ति नहीं थी।
फॉर हिम spirituality was not about renunciation but also about realizing the divine in daily life through love, creativity and harmony with nature. देखिए, इनके लिए आध्यात्मिकता जो थी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, ठीक। तो उनके लिए आध्यात्मिकता जो थी उसका अर्थ सन्यास नहीं था। मतलब जो आध्यात्मिकता थी उसका अर्थ सन्यास नहीं था। फॉर हिम स्पिरिचुअलिटी वॉज नॉट अबाउट रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन का मतलब होता है सन्यास, ठीक। तो इनके लिए आध्यात्मिकता जो थी वो सन्यास नहीं थी, बल्कि प्रेम, लव, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और प्रकृति, हार्मनी विद, प्रकृति के साथ सामंजस्य, हार्मनी विद नेचर में ईश्वर का अनुभव करना था। मतलब इनका मानना यह था कि आध्यात्मिकता जो है वो सिर्फ सन्यास से नहीं आती कि आपने सन्यास ले लिया तो आप आध्यात्मिक हो गए। इनका मानना था कि जो प्रेम है, ठीक है, या जो सृजनशीलता है, या हम कहें प्रकृति के साथ सामंजस्य, इसी में ईश्वर का अनुभव करना था। मतलब इनके लिए जो आध्यात्मिकता थी वो इन्हीं चीजों पर ईश्वर का अनुभव करना था। क्लियर है? His songs and poems celebrate this intimate connection between man, God and the universe. देखिए, इनके जो गीत और कविताएं हुआ करती थी, ठीक है, इसी भाव को प्रकट करती थी जिसमें मानव, ईश्वर और ब्रह्मांड, इन सब को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। इनकी जितनी भी कविताएं थी या जो इनके जितने भी गीत थे वो इसी बात की तरफ इशारा करते थे कि जो मानव है या जो संसार है या जो ईश्वर है, ठीक है, इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ जुड़ाव, इसी भाव को प्रकट करते थे इनके जो गीत या कविताएं हुआ करती, ठीक। टैगोर strongly believed in humanism. According to him, every individual has infinite potential and the true purpose of life is to realize that potential. देखिए, टैगोर जो थे वो एक बहुत ही गहरे मानवतावादी थे। स्ट्रांगली बिलीव्ड इन ह्यूमैनिज्म, मानवतावादी। उनका मानना था, अकॉर्डिंग टू हिम, उनका मानना था कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक। मतलब उनका कहना था कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं हैं और जीवन का उद्देश्य उन संभावनाओं को साकार करना है। मतलब उनका मानना यह था, सबसे पहली बात तो वो मानवतावादी ह्यूमैनिज्म में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे। इसके अलावा उनका यह मानना था कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल। बस जिंदगी का, जीवन का उद्देश्य उन संभावनाओं को साकार करना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे, ठीक। एवरी इंडिविजुअल हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज दैट पोटेंशियल। He emphasized the dignity of man and the importance of freedom, freedom of thought, expression, and spirit. He opposed narrow boundaries of caste, creed, and nationalism, advocating for a universal brotherhood where all people live in peace and cooperation. देखिए, उन्होंने सबसे पहली बात तो जो मानव की गरिमा होती है, डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक, मानव की जो गरिमा होती है या स्वतंत्रता, ठीक है, या आत्मा की आजादी पर इन्होंने बल दिया। ही एम्फेसाइज द डिग्निटी ऑफ मैन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड स्पिरिट। मतलब इन्होंने एक तो मानव की गरिमा, स्वतंत्रता
और आत्मा की आजादी पर बल दिया। ठीक। वे जाति, संप्रदाय और संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। ही अपोज्ड नैरो बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड एंड नेशनलिज्म। मतलब कि जो वह जाति या संप्रदाय या फिर जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है, ठीक है, नेशनलिज्म है, उसके विरोधी थे और एक ऐसे विश्व की कल्पना करते थे जहां सभी लोग शांति और सहयोग से रहें। मतलब ही एडवोकेटेड फॉर अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड वेयर ऑल पीपल लिव इन पीस एंड कोऑपरेशन। ठीक। तो इन्होंने एक तो मानव की गरिमा और स्वतंत्रता और आत्मा की आजादी पर बल दिया। ठीक। इसके अलावा इन्होंने जो संकीर्ण राष्ट्रवाद था या संप्रदाय जाति, इसका विरोध किया और इन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करी, ऐसे विश्व की कल्पना करी जिसमें सब भाईचारे के रूप में एक दूसरे के साथ शांति और सहयोग से रहे। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान जो था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। सबसे बड़ा योगदान किसमें था? शिक्षा के क्षेत्र। टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन एंड लेटर विश्व भारती यूनिवर्सिटी एज एक्सपेरिमेंट्स इन होलिस्टिक एजुकेशन। देखिए, इन्होंने एक तो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, इन दो संस्थानों की स्थापना करी, शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। His philosophy of education combined nature, creativity and freedom। देखिए, इनका जो दर्शन था, शिक्षा दर्शन, इसकी नींव थी प्रकृति, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और स्वतंत्रता पर थी। मतलब इसकी जो पूरी नींव थी या फाउंडेशन जो था इनकी, शिक्षा का जो दर्शन था, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, वो किस किस चीज को कंबाइन कर रहा था? एक तो प्रकृति, नेचर, दूसरा सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, और तीसरा स्वतंत्रता, फ्रीडम। इन तीनों पर नींव रखी थी। ही रिजेक्टेड रोट लर्निंग एंड रिजिड डिसिप्लिन, इंस्टेड एनकरेजिंग ओपन इंटरेक्शन विद नेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर। देखिए, इन्होंने एक तो कठोर अनुशासन, जो जैसे शिक्षा जो कठोर अनुशासन पे दी जाती है, उसके विरोधी थे। ठीक है, रोट लर्निंग मतलब होता है रटुता विद्या, रटंत विद्या। जो रटंत विद्या होती है ना, रट्टू विद्या, मतलब जिसमें रटवाया जाता है, बस कि रटते रहो रटते रहो रटते रहो, उसके। और ये जो अनुशासन, कठोर अनुशासन है, इसके विरोधी। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास और आत्मबोध है। मतलब इन्होंने क्या किया? एक तो देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात तो लोगों को एनकरेज किया कि भाई आप नेचर, जो प्रकृति है, या जो हमारा जो संगीत है, या जो कला है, या जो लिटरेचर है, इसका साथ आप ओपनली इंटरेक्ट करिए। मतलब ये रिजिड डिसिप्लिन के खिलाफ थे और ये रट्टू तोता जो होता है ना, रट्टू तोता, कि रटवाया जाए हर चीज को, ये इसके भी खिलाफ। इनका मानना था कि शिक्षा जो है उसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास और आत्मबोध है। क्लियर? फॉर टैगोर, एजुकेशन was a process of self realization and the harmonious development of body, mind and soul। मैंने आपको बताया, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास और आत्मबोध। Tagore's philosophy also had a strong element of universalism। देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनके दर्शन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता। ठीक। He envisaged a world free from narrow nationalism and materialism। मतलब उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना करी थी जहां संकीर्ण राष्ट्रवाद और भौतिकवाद ना हो।
मतलब उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड समझा कि जहां पर जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है वो ना हो और दूसरा भौतिकवाद ना हो। While he loved India deeply, he rejected aggressive nationalism and believed in cooperation among nations. देखिए, वे भारत से गहरा प्रेम करते थे लेकिन आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी थे। ठीक है, मतलब आक्रामक जो राष्ट्रवाद है उसके क्या थे, विरोधी थे। और ये कोऑपरेशन में बिलीव करते थे अमंग नेशंस। He advocated the idea of Vishwa Bharati World University, where the East and the West could meet in a spirit of cultural exchange and harmony. देखिए, उन्होंने विश्व भारती का आदर्श प्रस्तुत किया जिसके तहत पूर्व और पश्चिम के विचार मिलकर सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग कर सके। He advocated the idea of Vishwa Bharati where the East and West could meet in a spirit of cultural exchange and harmony. मतलब उन्होंने विश्व भारती का आदर्श प्रस्तुत किया, ठीक, जहां पूर्व और पश्चिम के विचार मिलकर सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग कर सके। ठीक, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। एथिकली टैगोर एम्फेसाइज लव, कंपैशन, ट्रूथ एंड सर्विस। देखिए, नैतिक दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो टैगोर जो थे वो प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इन चार चीजों पर जोर दिया, प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा। ही बिलीव दैट ट्रू रिलीजियन इज नॉट इन रिचुअल्स बट इन लव फॉर ह्यूमैनिटी। इनका मानना था कि सच्चा धर्म कर्म कांड में नहीं बल्कि मानव प्रेम में है। ठीक है, रिचुअल्स में नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी में है, मानव प्रेम। His vision of society was based on equality, cooperation and respect for diversity. देखिए, इनका मानना था, इनका आदर्श समाज की नींव समानता, सहयोग और विविधता के सम्मान पर टिकी थी। मतलब इनके हिसाब से आदर्श समाज की जो नींव थी वो एक तो इक्वालिटी समानता, दूसरा कोऑपरेशन सहयोग और तीसरा विविधता की सम्मान, विविधता का सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी। ठीक है, इसके इनके ऊपर एक अच्छा, एक आदर्श की जो नींव थी, अब सॉरी, एक आदर्श समाज की जो नींव थी वो इन्हीं चीजों पर टिकी हुई थी। इन समरी, रविन्द्रनाथ टैगोर फिलोसफी is a beautiful blend of spirituality, humanism, universalism and educational reforms. संक्षेप में अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दर्शन था वो आध्यात्मिकता, मानवतावाद, सार्वभौमिकता और शैक्षणिक सुधार का अद्भुत संगम है। इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, ह्यूमैनिज्म मानवतावाद, सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिज्म और शैक्षणिक सुधार एजुकेशनल रिफॉर्म, इसका अद्भुत संगम। He taught that God is within every being, that humanity must live in unity and that education should be creative and liberating. देखिए, इनका मानना था, उन्होंने सिखाया कि ईश्वर जो है वो हर प्राणी में है, मानवता को एकता में जीना चाहिए, ठीक, और शिक्षा को स्वतंत्र व सृजनशील होना चाहिए। द एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव एंड लिबरेटिंग। शिक्षा को स्वतंत्र व सृजनशील होना चाहिए। His message of universal brotherhood and spiritual freedom continues to inspire the world. देखिए, उनका जो सार्वभौमिक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश आज भी सभी के लिए क्या बना हुआ है, प्रेरणा सूत्र। ठीक, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर की दर्शन शास्त्र। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैंने आपको इसमें इतने पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है, कि आप इसको 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की दर्शन शास्त्र आप लिख सकते हैं और इसमें मैंने पॉइंट्स भी लिखा दिए हैं। आप वीडियो को म्यूट करके और पॉज करके और आप ये नोट्स बना सकते हैं। देखिए, नोट्स बनाते चलिए
क्योंकि अंत में पेपर के समय पर सबसे ज़्यादा जो आपको काम आएगा वो आपके नोट्स काम आएगा। ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास समय नहीं होगा बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का। उस टाइम पर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए होता है जिसके तहत आप 2-2.5 महीने के अंदर पूरा रिवीजन कर लें। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो गाइज यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में हमारे इस चैनल से मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।